हेलो बच्चों। अब हम पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, फिजिकल वर्ल्ड। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कौन सा है हमारा? यूनिट एंड डायमेंशन। ये भी बहुत बेसिक चैप्टर है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें समझने के लिए, तो हम धीरे धीरे मेरा समझाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे किसी एक वीडियो में। अभी मैं थ्योरी करवा दे रहा हूँ। थ्योरी नहीं समझी होगी तो न्यूमेरिकल क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हम पहले लेके चलेंगे यूनिट्स को। पहले बात करेंगे हम यूनिट्स के बारे में, फिर लेके चलेंगे डायमेंशन के बारे में, फिर तीसरा पार्ट हमारा कौन सा आएगा? मेजरमेंट का। पहले यूनिट्स, फिर दूसरा डायमेंशन, तीसरा कौन सा? तीसरा मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट आते हैं, स्क्रू गेज हो गया, बर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है यूनिट्स में। मैंने यूनिट्स लिखा है ये। पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हो, जिसको हम मेजर कर सकते हो, ठीक है, किसी भी यूनिट में। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हो, जैसे मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, और एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। ये सारी क्या है? सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इनको हम माप सकते हैं ना। जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें कुछ तो वजन होगा, कुछ तो उसका वेट होगा, ठीक है। तो उसको हम मापेंगे तो वो केजी में बताएगा, या फिर ग्राम में बताएगा, या फिर किलोग्राम में बताएगा, या फिर ज़्यादा भारी तो टन में मेजर करते हैं हम। तो वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं। यूनिट का स्केल क्या है? लेवल। यूनिट तो उसकी किलोग्राम ही है, स्टैंडर्ड यूनिट तो, ठीक है, मास की। छोटी बड़ी यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी की है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी यूनिट यूज़ कर रहे हो। अब हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मापनी है, मान लो, ठीक है। तो हमें अब यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मापनी है, मेजर करनी है। तो हमें उसको मापने के लिए कोई एक ऐसा बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, कोई लेवल, ठीक है, कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस के लिए कोई चीज सेट करनी पड़ेगी कि उससे हम कंपेयर कर सकें उसको, ठीक है। और वो बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड मतलब सभी को पता होना चाहिए। बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब है कि वो बदलना नहीं चाहिए, एक जैसा रहेगा। बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस ऐसा हो जो कि आर्बिट्रली चूजन हो। दूसरी शर्त कौन सी है? कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। आर्बिट्रली चूजन, मुझे बोल नहीं मिल रहा है, आर्बिट्रली चूजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही पकड़ लिया हो, ठीक है। जैसे मान लो किलोग्राम है, इस वर्ड का मतलब मैं समझा रहा हूँ। आर्बिट्रली चूजन का क्या मतलब है कि ऐसे ही कोई चीज उठा ली और उसको किलोग्राम बना दिया, ठीक है। जैसे हमने पुराने जमाने में चले जाओ, बहुत पहले, तो लोगों ने क्या किया? एक पत्थर उठा लिया और उसको देखा कि ये इसका वजन, उसे उन्हें नहीं पता है कि किलोग्राम या ग्राम या फिर टन या फिर क्विंटल, कुछ भी नहीं पता है उन्हें। उन्होंने एक ढेला उठाया, एक पत्थर उठाया, उसको लिया और उससे मापने लगे। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग ऐसे ही मापते थे कि एक पत्थर उठा लिया, उसको माप लिया, और उससे हर एक चीज को माप रहे हैं। एक बार मापा, 2 बार मापा, 3 बार मेजरमेंट किया, 4 बार किया, 5 बार किया। तो उन्होंने उसको एक यूनिट बना ली, एक स्टैंडर्ड बना लिया। दूसरा इंसान आया तो उसने कोई चीज खरीदी उससे, तो उसको भी माप के दे दिया, तीसरे को माप के दे दिया, चौथे को माप के दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों में पता चल गई, भाई वो दुकानदार है, वो एक पत्थर से नाप के देता है। तो उस दुकानदार ने उस पत्थर का नाम क्या रख दिया? 1 किलोग्राम, ठीक है। आर्बिट्रली का चूजन का मतलब है कि ऐसे ही चुन लिया किसी चीज को, ऐसे ही उठा के, और उसको एक निश्चित, एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स वजन के चीज को हमने किलोग्राम का नाम दे दिया,
ठीक है। फिर उसके टुकड़े किए कि अगर उसके 1000 टुकड़ों में बांट दिए जाए 1 किलोग्राम को, तो उसको हर एक पार्ट को ग्राम में, हर एक पार्ट को क्या कह दिया, ग्राम कह दिया, 1000वें हिस्से को। ठीक है। तो ऐसे आर्बिट्ररी चूजन का मतलब ये है किसी चीज को ऐसे ही उठा लेना अपनी मर्जी से। ये तब की बात है जब ये यूनिट्स वगैरह बनाई गई होंगी। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब है कि जो आपने जो चीज बनाई है, अगर किसी पत्थर को 1 किलोग्राम का नाम दिया है अगर किसी पत्थर को, ठीक है, किसी भी फिक्स्ड अमाउंट के, किसी भी फिक्स्ड वेट के, अमाउंट नहीं, किसी भी फिक्स्ड वेट के, एक निश्चित वजन के पत्थर को आपने अगर 1 किलोग्राम का नाम दिया है तो वो सबको पता होना चाहिए। जैसे उस दुकानदार के पास में जितने भी लोग सौदा लेने आते थे, ठीक है, तो सारे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि वो दुकानदार उस पत्थर के बराबर चीज देता है 10 रुपए की। ठीक है। तो उसने उसको नाम दे दिया कि वो पत्थर 1 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम में लगी मतलब 10 रुपए की। कोई भी चीज हो गई, मान लो आलू हो गए, तो उसने एक सेट कर दिया कि ये इस पत्थर का इतना वजन, ये वाला पत्थर 1 किलोग्राम का है और इसके बराबर अगर कोई चीज तौल के मैं दूंगा तो वो 10 रुपए की होगी, और उसका पत्थर का नाम रख दिया 1 किलोग्राम। तो यानी 10 रुपए देके 1 किलोग्राम चीज मिलेगी। ठीक है। तो सारे मोहल्ले वालों को पता चल गया। अब वो क्या कर सकता है कि ना वो कम तोलेगा ना वो ज्यादा तोलेगा। अगर ग्राहक कस्टमर उससे कहता है कि मुझे 1 किलोग्राम आलू चाहिए या फिर कोई भी चीज चाहिए, तो वो 10 रुपए की देगा। वो आलू, कोई भी चीज नहीं, आलू का अगर रेट उसने 10 रुपए लगा रखा है तो 10 ही रुपए उसे देना पड़ेगा और 1 किलोग्राम देना पड़ेगा 10 रुपए में। ठीक है। तो कहने का, समझाने का मतलब है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। अब हमें यूनिट्स तो भाई दुनिया भर में यूज की जा रही हैं, तो दुनिया भर में पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब इतना वजन होता है 1 किलोग्राम में। ठीक है। तो 1 किलोग्राम को समान रखा गया दुनिया के हर एक कोने में, हर एक देश में, ठीक है, हर एक जगह पर। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि वो क्वांटिटी सबको पता होनी चाहिए, कि वो यूनिट जो आपने चूज की है वो सबको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए 1 किलोग्राम कितना होता है। ठीक है। तो दो ये शर्त हैं किसी भी यूनिट को होने के लिए, किसी भी चीज को मापने के लिए। किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं तो उस किसी बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस की हेल्प से उसको कंपेयर करेंगे, और वो बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस कैसा हो, आर्बिट्ररी चूजन हो और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसी बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस को क्या नाम दे दिया, यूनिट। जैसे मैंने भी समझाया कि उसने दुकानदार ने पत्थर उठाया और उसने उसको नाम दे दिया 1 किलोग्राम। ठीक है। तो 1 किलोग्राम यूनिट बन गई वो। तो उस बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस को यूनिट का नाम दे दिया। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी रॉड है, बहुत लंबी, और उसको हम माप रहे हैं। ठीक है। तो किसी यूनिट में ही नापेंगे, चाहे वो किसी स्केल से नापेंगे, और वो स्केल कैसा हो, चाहे मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, वो उसके स्केल का लेवल है। ये तो इसकी यूनिट बड़ी या छोटी किस यूनिट में नाप रहे हैं, मीटर बड़ी यूनिट हो गई, सेंटीमीटर और छोटी हो गई। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हम स्केल लेंगे, और वो स्केल कैसी होगी, इन दोनों शर्तों को पूरा करनी चाहिए। वो पहली शर्त आर्बिट्ररी चूजन हो, वो तो चूज कर ली गई है। ठीक है। अब तो सारा कुछ सेट है आज के टाइम में कि भाई 1 मीटर कपड़ा लेने जा रहे हैं, तो पहले जब यूनिट्स बनाई गई होंगी तो 1 मीटर को भाई कर दिया कि भाई इतना जो होगा वो 1 मीटर, इसका नाम, इतनी लंबाई का नाम 1 मीटर रख दिया गया। ठीक है। जब यूनिट्स बनाई गई और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, सबको पता है 1 मीटर इतना ही होता है कि नहीं, 1 मीटर सबको पता है कि 1 मीटर की लंबाई कितनी होती है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी कि सब लोग जानते हो, हर एक देश के लोग। ठीक है। आफ्टर मेजरमेंट, यानी कि कोई भी चीज अगर माप ली है हमने, कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो जो रिजल्ट आता है उसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है। जो रिजल्ट आता है उसमें 2 चीजें होती हैं।
एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी दिखाई जाती है, दूसरा क्या होता है, एक यूनिट लिखी होती है साइड में उसकी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिर उसके साइड में एक यूनिट। जैसे हमने इस रॉड को, लंबी रॉड को मापा, मेजरमेंट किया, इसकी रॉड मान लो आई 100 मीटर, ठीक है, तो 100 क्या दिखा रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या दिखा रहा है, इसकी यूनिट को। अगर वो रॉड की लंबाई मान लो 1000 सेंटीमीटर आई, तो 1000 दिखा रहा है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, और सेंटीमीटर क्या है, इसकी यूनिट जिसमें वो मापी गई है, यानी कि सेंटीमीटर में इसको नापा है, ये बता रहा है। 100 मीटर का मतलब मीटर स्केल से इसको नापा है, मीटर में नापा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है। तो दो चीजें होती हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद, दो चीजें मिलती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, जिस यूनिट में वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने किया है कि जब पुराने टाइम में लोगों को पता नहीं था, यूनिट्स का नॉलेज नहीं था, तो एक हाथी खड़ा था और एक डॉग खड़ा था, एक एलिफेंट था या डॉग था। तो लोगों ने कहा कि ये बताओ कि ये हाथी कितने गुना भारी होगा इस डॉग से। तो लोगों को पता नहीं था यूनिट्स के बारे में कि किलोग्राम, टन में, या फिर ग्राम में, या फिर क्विंटल में नापें, ये तो यूनिट्स की जानकारी थी नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि डॉग को यूनिट मान लो, ठीक है, डॉग की टर्म्स में हम नाप रहे हैं, डॉग को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया डॉग का, यानी कि यूनिट को, यूनिट की जगह हमने क्या ले लिया, डॉग को। अब अंदाजा लगाया उन्होंने, तुक्का लगाया अंदाजा, कि अंदाजे के मुताबिक जो हाथी है वो 100 कुत्तों के बराबर भारी है, 100 कुत्तों के बराबर भारी है। तो उन्हें यूनिट्स, तो उन्हें पता नहीं थी, यूनिट्स का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो 100 यूनिट्स, 100 डॉग्स के बराबर आया एलिफेंट का वेट, 100 कुत्तों के वजन के बराबर। तो 100 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा है, और डॉग क्या दिखा रहा है, यूनिट दिखा रहा है। यानी कि जिस चीज में उस हाथी को मापा है वो डॉग की टर्म्स में मापा है, ठीक है, रेफरेंस ले लिया डॉग का, और 100 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 100 डॉग के बराबर है। तो हर एक रिजल्ट की जब फिजिकल क्वांटिटी मापी जाती है तो दो चीजें आती हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एक यूनिट आती है, जिस यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब फिजिकल जो क्वांटिटी है वो बहुत सारी हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बहुत सारी हैं। तो इनमें कुछ हमने रिलेशन वगैरह खोजा फिजिकल क्वांटिटी में कि इनको कैसे एक्सप्रेस की जाए, तो उनमें कुछ जो थी उनके टर्म्स में बाकी को हमें एक्सप्रेस करना था। भाई सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज बना देते तो बहुत ही ज्यादा याद रखना मुश्किल हो जाता, तो कुछ जो थी, कुछ यूनिट्स ही चाहिए थी हमें कोई, और इन कुछ यूनिट्स की टर्म में बाकी जितनी बची थी, ठीक है भाई, कुछ 6-7 हमने पकड़ी और बाकी तो बहुत सारी हैं, हजारों में है, तो 6-7 पकड़ी और उनकी टर्म्स में बाकी को हमें एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो जो कुछ हमने जो पकड़ी 6-7 उनको फंडामेंटल यूनिट्स कह दिया, और जो बाकी जो बची उनको डिराइव्ड यूनिट्स कह दिया, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब यानी कि जो हमने पकड़ी है शुरू में, बेस यानी कि बेस बनाया जिनका, और डिराइव्ड मतलब, डिराइव का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनको डिराइव किया गया है, मतलब निकाला गया है इनसे, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करके निकाला गया है। तो ये हमने, ये बेस है, ये मूल है, ये नींव है, ये माँ बाप है समझ लो, ये क्या है, इनसे निकले हुए हैं, इनकी बच्ची हैं ये डिराइव्ड है, ये सारी इनसे निकाली गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप बन गए, कौन से, एक तो वही फंडामेंटल यूनिट्स, अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट की नाम लेंगे, एक तो हो गई फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी कौन सी हो गई, डेराइव्ड यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट से निकाली गई। तो दो हमारे पास टाइप बन गए यूनिट्स के, फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक कंप्लीट सेट बन गया, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी इसमें आ गई, ठीक है, फंडामेंटल और प्लस डेराइव्ड यूनिट्स, सारी की सारी एक कंप्लीट सेट बन गया, पूरी की पूरी सब्जेक्ट की सारी इतनी भी फिजिकल क्वांटिटी इस सेट में आ गई। तो इसी को क्या कह दिया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
इसको कह दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी कि सारी की सारी इसी में है, तो इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें आइडिया देती हैं, सोचने का एक आइडिया देती हैं कि कहाँ पे हमें कौन सी यूनिट यूज करनी है। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, उसकी छोटी या बड़ी यूनिट्स भी हो सकती हैं। जैसे लेंथ की बड़ी लंबाई कौन सी हो गई, किलोमीटर हो गई, ठीक है, उससे भी और बड़ी बड़ी होती हैं, मान लो किलोमीटर हो गई, या फिर उससे छोटी हो गई मीटर हो गई, फिर उससे छोटी हो गई सेंटीमीटर हो गई, फिर मिलीमीटर हो गई। तो हम यूज करने के ऊपर है कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की कौन सा स्केल उसका यूज कर रहे हैं, मतलब छोटा वाला स्मॉलर में जा रहे हैं या फिर लार्जर में जा रहे हैं। जैसे कोई लार्ज यूनिट होगी, कोई लार्ज चीज है, मतलब ज़्यादा लंबी है, तो उसको हम किलोमीटर में नाप सकते हैं। छोटी होगी तो हम उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर में नापेंगे या मीटर में नापेंगे। ठीक है, तो मतलब आइडिया देती है यूनिट हमें कि कौन सी यूनिट कहाँ पर यूज करनी है। जैसे जैसे मान लो कोई पहलवान है, कोई रेसलर है, तो उसका हमें वेट मेजर करना है, वेट उसका हमें नापना है, इसका वेट कितना है। ठीक है, तो हम किस में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे या टन में नापेंगे। ठीक है, तो ये ग्राम, किलोग्राम और टन, ये तीनों ही मास की यूनिट्स हैं। ग्राम, किलोग्राम और टन तीनों मास की यूनिट्स हैं। अब ग्राम में नापेंगे, किलोग्राम में या टन में, कौन खड़ा है, किसका नाप रहे हैं, किस किस चीज का वेट, वेट हम नाप रहे हैं किसका, रेसलर का, पहलवान का। ठीक है, तो किलोग्राम में ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने एक कॉमन सेंस की बात है ये, मतलब तुरंत ही पता चल जाएगा कि टन में तो होगा नहीं, क्योंकि एक टन में होता है 1000 किलो, एक टन में 1000 किलो, तो कोई नहीं नापना चाहेगा एक टन में, क्योंकि उसका वेट ही नहीं उतना, एक टन भी नहीं होगा। ग्राम में नापते रहेंगे तो बहुत लंबी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी 2-4 लाइनें भर जाएंगी। तो किलोग्राम ठीक यूनिट है। ठीक है, मतलब कितना होगा, 100 किलो होगा, 120 किलो होगा, 150 किलो होगा। ठीक है, तो फिर एक यूनिट से एक आइडियाज हमें देती हैं। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, अगर मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना हो, ठीक है, अगर मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना हो तो लखनऊ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है लगभग। तो ये आइडिया देता है कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम कवर कैसे करेंगे, कैसे लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचेंगे। क्या हम पैदल जाएंगे, क्या हम रिक्शा कराएंगे, या फिर क्या हम ट्रेन से जाएंगे, बताओ। 500 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए कौन सी सवारी अच्छी रहेगी, बताओ। पैदल चल के जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता, रिक्शा भी ठीक नहीं रहेगा, ट्रेन ही सबसे अप्रोप्रिएट कन्वीनियंस है। ठीक है, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर मैं किलोमीटर को के को हटा दूं, किलोमीटर में के को हटा दूं, तो ये क्या बचेगा, 500 मीटर बचेगा। तो फिर दूरी के हिसाब से, मतलब अब ये 500 मीटर है मान लो, तो हमें कौन सी कैसे जाना सही रहेगा, पैदल जाना ठीक रहेगा, रिक्शा करके या फिर ट्रेन करके। सबसे अच्छा है पैदल जाना, 500 मीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, तो पैदल चले जाओ, 2-3 मिनट लगते हैं। तो एक आइडिया देती हैं यूनिट्स, हमें क्या देती हैं, एक आइडिया देती हैं सोचने का, कि हमें कौन सी यूनिट लगानी है। मतलब यूनिट तो हमें पता चल जाएगा कि वेट अगर हमें मेजर करना है, मान लो पहलवान का वेट मेजर कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि इसका वेट मेजर करना है, यानी कि मास, यानी कि किलोग्राम में आएगा। मगर हम उसका वेट मेजर कैसे, मतलब मास की कौन सी स्केल में करेंगे, मतलब उसकी बड़ी यूनिट यूज करेंगे या फिर उसकी छोटी यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे दूरी है, लेंथ है, तो दूरी 500 किलोमीटर है, तो हमें ये तो पता चल गया दूरी होती है, दूरी हमें मेजर करनी है। तो हमें छोटी लंबाई का, यानी कि लेंथ का छोटी यूनिट में जाना पड़ेगा या फिर बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, मतलब। ठीक है, तो वैसा मैंने अभी बता दिया
मतलब मीटर में नाप रहे हैं या किलोमीटर में नाप रहे हैं, जैसा हमें अप्रोप्रिएट लगेगा तो फिर हम वैसी यूनिट का यूज़ करेंगे, लार्जर स्केल में या फिर स्मॉलर स्केल में। तो फिर ये हो गया कि हमें एक यूनिट एक आइडिया देती है सोचने के लिए। अब यूनिट्स जो हैं वो डिसाइड कैसे की गई कि भाई लंबाई को मीटर में नापना है, मास को किलोग्राम में नापना है, टाइम को सेकंड में नापना है, घंटा में नापना है। तो ये डिसाइडेड कैसे की गई। तो पहले इसका जानना, इसके पहले जानने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि यूनिट की यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को, यानी कि यूनिट जो हम कोई भी यूनिट है तो उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना कितना जरूरी है। कि भाई कोई यूनिट है, मान लो लेंथ की यूनिट मीटर है मान लो, तो यहाँ भी इंडिया में भी मीटर में चल रहा है तो अमेरिका में भी मीटर में होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मीटर में होगा, सऊदी अरब में मीटर में होगा। तो एक जैसी रहनी चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एक यूनिट की, नहीं तो गड़बड़ फैल जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंफ्यूजन फैल जाएगा दुनिया में। भाई कोई लंबाई को यानी कि लेंथ को मीटर में नाप रहा है, किसी और देश में गए तो सेंटीमीटर में चल रहा है, कुछ कहीं और किलोमीटर चल रहा है, कहीं मिलीमीटर चल रहा है। मतलब इससे थोड़ी कंफ्यूजन, क्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैल जाएगी। इसलिए हर एक चीज़ का होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ पता है तो वहाँ पर भी दूसरे देश में कोई आदमी बैठा है उसको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पाउंड सिस्टम नहीं चलता है वेट मेजर करने के लिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें किलोग्राम में नापी जाती हैं। अब यहाँ पे आप सब्जी लेने गए, ठीक है, आपने सब्जी वाले से कहा भाई 1 पाउंड टमाटर दे दो, वो समझ ही नहीं पाएगा 1 पाउंड होता कितना है। 1 पाउंड, वो यही पूछेगा कि 1 पाउंड क्या मांग रहे हो दूसरी सब्जी मांग रहे हो, पाउंड कौन सी सब्जी का नाम है कि नहीं। मतलब वो यहाँ की यूनिट ही नहीं है। हाँ, अगर आप उससे कहोगे 1 किलो हमें टमाटर चाहिए, तुरंत तोल के दे देगा, वो मेजर करेगा तराजू में अपने, बस मेजर करके दे देगा, इतने रुपए किलो में, पैसे दे के चलिए आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही ये किस वजह से है, ताकि उसकी समझे हुए है, उसको पता है किलोग्राम कितना होता है, हमें भी पता है, अनपढ़ आदमी को भी पता है 1 किलोग्राम कितना होता है। ठीक है, सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे नहीं है कि मतलब फिर पाउंड में कैलकुलेट करें, है कि नहीं। तो पाउंड, अगर आप इंग्लैंड में जाओगे, इंग्लैंड में कहा आपने कि प्लीज गिव मी 1 पाउंड टोमेटो, तो वो तुरंत समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फुट पाउंड सेकेंड यानी कि FPS सिस्टम अब भी चलता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में FPS सिस्टम अब भी चलता है, वहां पर वो समझ जाएगा क्योंकि वो फैमिलियर है, वो उस चीज, वहां पर वो चीजें चल रही हैं, यहाँ पर नहीं चल रही हैं। हाँ, वहां पर किलोग्राम कहोगे तो किलोग्राम भी समझ जाएगा वो, क्योंकि किलोग्राम SI यूनिट में, यानी कि यूनिवर्सली इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, यानी कि SI यूनिट सिस्टम है, उसमें किलोग्राम को रखा गया है। तो किलोग्राम तो दुनिया के किसी देश में चले जाओ, किलोग्राम को हर कोई समझेगा। मगर आप कहेंगे पाउंड या गैलन, 1 लीटर तो सब समझ जाएंगे। गैलन अगर कहोगे भाई 1 लीटर, 1 गैलन हमें पेट्रोल डाल दो हमारी टंकी में बाइक की, तो वो डालने वाला जो पेट्रोल वाला होगा वो तो यही पूछेगा भाई गैलन की कितने की क्या मांग रहे हो। गैलन वैलन नहीं चलता है यहाँ पर, ये बताओ कि लीटर कितना है, कितने लीटर डलवाना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं चलती हैं तो कंफ्यूजन देखो यहाँ पे आ गया। पाउंड अगर कहोगे कंफ्यूजन हो जाएगी, गैलन कहोगे कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि इन पाउंड और गैलन ये जो यूनिट्स हैं, ठीक है भाई, पाउंड मास की है यूनिट और गैलन जो है वो वॉल्यूम की है। ठीक है, तो इनमें इसलिए कंफ्यूजन फैल रही है क्योंकि इनका यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया है अभी तक। ये इंग्लैंड में चलती हैं, यहाँ इंडिया में नहीं चलती हैं, या फिर किसी और देश में भी नहीं चलती होंगी, इसलिए इनका इन यूनिट्स का यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं है। किलोग्राम आप कहोगे हर देश में, किसी भी कंट्री में चले जाओगे तुरंत समझ जाएगा सामने वाला
तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समझाया आपको थोड़ा डिटेल में। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ना हो और इंडिया में अगर 1 घंटे को 60 मिनट में, इंडिया में 1 घंटा ऐसा हो कि इसमें 60 मिनट हो, और यूएस में, अमेरिका में चले जाओ, वहां पर 1 घंटे में 30 ही मिनट रखे गए हो, ठीक है। तो आप क्या समझोगे, ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो, आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, तो आपने इंक्वायरी के पास गए, उससे पूछा कि ट्रेन कितना लेट है, तो वो कहेगा कि द ट्रेन इज लेट बाई 1 आवर। तो आप तो इंडिया के 1 आवर सोचोगे, अगर आपको पता नहीं है वहाँ का सिस्टम, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ कि कितने जरूरी है। तो आप कहोगे अरे अभी तो 1 घंटा है, ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा बहुत अमेरिका बाहर का घूम लूँ, सिटी घूम लूँ, ठीक है। आप आए वहाँ पर तो 1 घंटा 30 मिनट का है, आप इंडिया के हिसाब से चल रहे हो कि इंडिया में 1 घंटा 60 मिनट का है। आप आए घूम फिर के, पता चला ट्रेन ही छूट गई। तो ये चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा होना जरूरी है किसी भी यूनिट के लिए, ठीक है। नहीं तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाएगी, आप कुछ कहोगे सामने वाला कुछ और समझेगा, यानी कि कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, कंफ्यूजन फैल जाएगी लोगों के बीच में कि आप कुछ कहोगे सामने वाला समझेगा नहीं, वो कुछ और भी समझ सकता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में अलग अलग देशों में क्या था, ऐसा ही सिस्टम जब तक आया नहीं था, तो पुराने टाइम में अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलता था, कहीं MKS चलता था, कहीं FPS चलता था, और कहीं CGS चलता था, और भी सिस्टम थे। ये खाली 3 मेन सिस्टम हैं, ठीक है, जो आज भी काफ़ी हद तक चल रहे हैं। जैसे FPS सिस्टम इंग्लैंड में बहुत चलता है, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। CGS भी काफ़ी यूरोप वगैरह यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। MKS यहाँ अपने यहाँ से पहले चलता था, ठीक है, मास किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS यहाँ पे चलता था इंडिया में, और ये बाहर चलते थे। तो ये आज भी चल रहे हैं, मगर इनका कम हो गया है अब, जब से ऐसा सिस्टम आया है। तो यहाँ पे क्या था कि लोग अलग अलग देशों में अपने सिस्टम चला रहे थे, तो उनकी वजह से गड़बड़ हो रही थी, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, कंफ्यूजन रहती थी आपस में एक दूसरे को समझने में, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1971 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एक मीटिंग करवाई गई, जिसे कहते हैं CGPM की मीटिंग, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर्स, ठीक है। इसका मुझे पूरा फुल फॉर्म नहीं याद है, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर्स कुछ ऐसे ही है। तो CGPM की मीटिंग करवाई गई पेरिस में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, भाई सारे के सारे विद्वान लोग बैठे, स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग जो हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये डिसाइड किया गया कि सारे देशों में सब लोग अपनी अपनी सिस्टम चला रहे हैं यूनिट्स का, तो इनको क्या किया जाए कि इनका एक ही कॉमन सिस्टम बना दिया जाए, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो लोगों के बीच में, ठीक है। कोई भारत में जा रहा है तो अलग सिस्टम चल रही है, इंग्लैंड जा रहा है तो अलग सिस्टम चल रहा है यूनिट्स का, अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इटली जा रहा है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें थी। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये CGPM पेरिस में जो 1971 में मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई एक ही सिस्टम लागू किया जाए, यूनिट्स को एक ही तरीके से डिफाइन किए जाए, जो कि सारी दुनिया में चलें, जिससे कि लोग एक दूसरे में कंफ्यूजन ना हो, एक दूसरे को समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो इस मीटिंग में क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी थी, ये PQ मैंने लिखा है शॉर्ट में, फिजिकल क्वांटिटी है इसका मतलब, तो फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी यूनिट्स थी और उनके सिंबल थे, उनके एब्रीविएशंस थे, एब्रीविएशन मतलब किसी भी एक लेटर से उस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को दिखाना। तो एब्रीविएशंस, सिंबल्स और ये यूनिट्स ये डिसाइड की गई, रिकमेंड की गई कि भाई ये होना चाहिए। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया, जो एक सिस्टम, जो कॉमन सिस्टम निकला, जो पूरी दुनिया में आज चल रहा है, तो उसको कहते हैं SI सिस्टम, यानी कि इसको फुल फॉर्म कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम SI सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम
कॉमन चल रहा है और यही किताबों में, बुक्स में और आपके सिलेबस में यही एसआई सिस्टम में ही सारी यूनिट्स लिखी गई हैं और यही चल रहा है पूरी बुक में, पूरे कोर्स में यही चलता रहेगा। और आगे आप जितनी भी पढ़ाई करते चले जाओगे उसमें भी यही चलता रहेगा। तो बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सी, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम कहाँ बनाया गया, पेरिस की जो मीटिंग हुई 1971 में CGPM की। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारी सिस्टम चल रहे हैं, इनको एक ही सिस्टम में बनाया जाए जिससे कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मैंने अभी बताया था कि एसआई सिस्टम कैसे निकला। अब हम एसआई सिस्टम पढ़ाएंगे। एसआई सिस्टम में सारी की सारी जो क्वांटिटीज थी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा गया और दूसरी कैटेगरी में डिराइव्ड क्वांटिटीज को रखा गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी वो हमारी 7 ही हैं टोटल, और इन सात से मिलकर के सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाली गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इनसे ये निकली हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज सारी की सारी निकाली गई। ये तो हो गई 7, इन्हीं 7 से मिलके ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पेरेंट्स और ये क्या होगा, ये इसके बच्चे हो गए। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से निकले हैं बच्चे। ठीक है, ये 7 है, 7 से ही मिलकर बनी है। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये डिपेंडेंट हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। किस पर डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनी है सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट हो गई, ये इंडिपेंडेंट है। अब हम पढ़ते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये टोटल है 7 हमारी। ठीक है, इसमें 2 और क्वांटिटीज जोड़ी गई। ठीक है, तो यूनिट्स नहीं है, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर होगा क्वांटिटीज, यहाँ पर होगा क्वांटिटीज। 2 और क्वांटिटीज हमारी जोड़ी गई। ठीक है, तो 2 क्वांटिटीज जोड़ी गई जिनको कहा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मैंने यूनिट्स लिख दिया है गलती से। तो इन 2 जो जोड़ी गई हैं उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा गया। तो 7 की 7 मैंने लिखी है यहाँ पर। पहली है मास। ठीक है, मास की यूनिट यहाँ पे दिखाई है, यूनिट ये सिंबल है। मास को किसमें एक्सप्रेस करेंगे, केजी में, इसकी ये यूनिट हो गई। सिंबल इसको ऐसे ही केजी में ही लिखते हैं। ठीक है, सिंबल मतलब दिखाना उस चीज को। लेंथ को मीटर में हम नापते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई मीटर। और सिंबल क्या हो गया इसका, एमई, एम से दिखाते हैं। टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, एस से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, इसकी यूनिट केल्विन है, इसको कैपिटल के से दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी कैंडेला यूनिट है और इसको सीडी से दिखाते हैं, सीडी सब्सक्रिप्ट में है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको इसकी यूनिट है मोल और इसको दिखाते हैं MOL। ठीक है, ई नहीं है वहां पर इसके सिंबल में। ये हमारी वही फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 हैं। इन्हीं से सारी की सारी बाकी और क्वांटिटीज बनी हैं। इनके अलावा जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन 7 के अलावा, वो सारी की सारी कैसी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, यानी कि इन्हीं 7 से मिलके बनी होंगी वो। ठीक है, और बनती ही हैं। ठीक है, ये कैसी है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनके सिंगल ही है, सब में सिंगल ही है। केजी है तो केजी है, मीटर है तो मीटर ही है, सेकंड है तो सेकंड ही है, एम्पियर है तो एम्पियर ही है, केल्विन है तो केल्विन ही है। एक ही एक यूनिट है, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने किसी का साथ नहीं अपनाया, ये खुद ही अपने आप में कंप्लीट है। उन्होंने कहा कि हम अकेले ही कंप्लीट हैं, हम अकेले ही फुलफिल हैं, फुल हैं, एकदम कंप्लीट हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए अकेली अकेली है। सेकंड है तो सेकंड है, केजी है तो केजी है, मीटर है मीटर है। ठीक है, टेम्परेचर है तो केल्विन है। यहाँ पर किसी के साथ में कोई भी क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, सिर्फ सिंगल ही सिंगल है। ठीक है, और इन 7 से मिलकर ये बनी हुई है डायरेक्ट। अब बाकी की जो 2 हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये मैंने यूनिट्स लिख दिया, गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगा। तो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में।
प्लेन एंगल होता है लेंथ ऑफ अर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और कोई भी अर्क है जिसकी लंबाई है एस मान लो, ठीक है, और उसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ये अर्क सेंटर पर क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी, सेंटर पर एक एंगल बनाएगी। उस एंगल को दिखाएंगे कैसे, थीटा अपॉन अर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये हमारा हो गया ये 2D में, ये हमारा है 3D में, 3 डायमेंशन में। तो प्लेन एंगल दिखाते हैं हम 2D में, और सॉलिड एंगल का सीधा संबंध किससे, सीधा रिलेशन किससे, ये हमारा हो गया 3D से। तो इसमें क्या होता है कि इंटरसेप्टेड एरिया DA ऑफ स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट एपेक्स O एज सेंटर। ये मान लो सेंटर O है, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये कैसा है, O है, ये O है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O सेंटर है। अगर मान लो कोई भी किसी भी 3 डायमेंशन का कोई मतलब ये रूम ही मान लो, ठीक है, तो इसमें O को सेंटर लेकर के और एक छोटा सा एरिया निकाला जाए, ठीक है। जैसे टॉर्च नहीं लगाते हैं, किसी एक जगह से टॉर्च लगाई हमने, तो टॉर्च की रोशनी ऐसे फैल जाती है, ऐसे फैलती है कोनिकल साइज में, तो ऐसे रोशनी फैलती है। जो सोर्स होगा लाइट का, वहां पर तो उसकी कम रहेगी लाइट, मगर डिस्टेंस के साथ में वो फैलती चली जाती है, ऐसे ही समझ लो। ये मान लो इंटरसेप्ट कर रहा है ये एरिया जहाँ पे जितने बीच में दीवार पर लाइट पड़ रही है, उस एरिया को वहां से लेकर के और जहां तक टॉर्च है, जहां से रोशनी निकल रही है, लाइट जहां से आ रही है, उसको उस खाली एरिया को देख लिया जाए, बाकी रूम का एरिया को छोड़ दिया जाए, तो फिर एक एरिया बनेगा, एक छोटा सा एरिया बनेगा जो कि दीवार पर जो जितना घेरा बना रही है लाइट, ठीक है, जितना उसने जगह घेरी है, तो वो हो गया DA, ठीक है, ये हो गई टॉर्च हमारी, ठीक है। तो जितना इंटरसेप्टेड मतलब एरिया जितना काट रही है, वो पूरे रूम का एरिया नहीं ले रहे हैं हम, उतना एरिया ले रहे हैं जितने पर लाइट फोकस हो रही है उस दीवार पर, तो उतना एरिया ले रहे हैं और उसको मिला रहे हैं कहाँ से, टॉर्च से। वो तो टॉर्च से मिली हुई है, उसकी वो पड़ रही है फोकस। तो इंटरसेप्टेड एरिया मतलब काटा हुआ एरिया, तो इसमें इंटरसेप्टेड एरिया DA मान लो वो एरिया है दीवार पर जो लाइट जहाँ पर फोकस पड़ रहा है, स्फेरिकल सरफेस है। इंटरसेप्टेड एरिया DA ऑफ स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट एपेक्स O। एपेक्स मतलब उसका सेंटर समझ लो एक तरीके से। तो जितना एरिया वो काट रहा है, यानी कि जितना एरिया वो इंटरसेप्ट कर रहा है, और स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि एक रूम है गोलाकार, गोला समझ लो, गेंद के अंदर बैठे हैं हम, ऐसे समझ लो। रूम वैसा नहीं है मतलब अपना जो ये वॉल्यूम वाला, ये लेंथ ब्रेड्थ है और हाइट है, मतलब कोई ऐसा रूम है जिसमें गोलाकार रूम है वो, यानी गेंद में बैठे हैं हम, और गेंद के सेंटर से हम टॉर्च लगा रहे हैं गोले की पेरीफेरी पर, ठीक है, उसकी सतह पर। तो सेंटर से हम टॉर्च लगा रहे हैं, जितना वो एरिया जितना फोकस पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये गोले की सतह है, यहाँ पर गोले के सेंटर पर हम बैठे हैं, तो जितना फोकस पड़ रहा है उतना ये टॉर्च का, तो उतना एरिया को ले लिया, कोई छोटा सा एरिया है उसका नाम रख दिया है DA, मतलब पूरे सरफेस का हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एरिया जितना फोकस पड़ रहा है टॉर्च का गोले की सतह पर, गोले की सरफेस पर, और इसका सेंटर कितना है, गोले का सेंटर जो जहां पर हम बैठ के टॉर्च लगाना है वो गोले का सेंटर है, और इसके तो वो एरिया जितना फोकस पड़ रही लाइट, और डिवाइडेड बाई गोले की जो रेडियस है उसका स्क्वायर, बस ये है। थोड़ा सा मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मतलब ये समझ लो गेंद के अंदर का, गेंद के साइज का कोई कमरा है, उसके सेंटर पर हम टॉर्च लगा करके बैठे हैं, और उसकी सरफेस पर हम टॉर्च दिखा रहे हैं गोले के अंदर बैठ करके, और जितना वो एरिया में जितना फोकस है लाइट का गोले की सरफेस पर जितना पड़ रही है लाइट, उसका एरिया डिवाइडेड बाई उस गोले की जो रेडियस है उसका स्क्वायर, बस इतना है, ठीक है।
तो इसकी यूनिट क्या है, रेडियन है, प्लेन एंगल की, जिसको RAD से दिखाते हैं, इसका सिंबल RAD है। और इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है, इसको SR से दिखाते हैं। ये कैसी है, दोनों ही क्या है, दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। इनकी डायमेंशन कुछ नहीं होती, इनकी यूनिट कुछ नहीं होती है। यूनिट तो होती है बट डायमेंशन कुछ नहीं होती। डायमेंशन अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी यूनिट चल रही है, अभी डायमेंशन अभी पढ़ाऊंगा कि डायमेंशन होती क्या है। ठीक है, तो ये आपके हो गए दोनों एंगल, और साथ हो गई फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कैसी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और दो कैसी हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ी कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि खाली 7 ही थी, सिर्फ 7। ठीक है, अब हम देखेंगे, मैंने कहा था कि SI सिस्टम में टोटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी फंडामेंटल यूनिट्स जो कि 7 थी, अभी मैंने पढ़ाई, और दूसरी जो कैटेगरी में है वो है ड्राइव यूनिट्स, जो कि इन्हीं फंडामेंटल जो कि 7 क्वांटिटीज हैं उनसे बनी है। कैसे बनी है देखते हैं। जैसे मान लो एरिया है, ठीक है, एरिया को कैसे निकालते हैं हम, एरिया को दिखाते हैं ए से। एरिया को निकालते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को, लेंथ को किस में नापेंगे, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, तो लेंथ को किस में नापेंगे हम, मीटर में, ब्रेड्थ को नापेंगे मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एरिया है, और एरिया की यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। एरिया निकाला जाता है किस में, मीटर स्क्वायर में, आ गई। अब देखो, एरिया की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर इंटू मीटर, मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये मीटर स्क्वायर जो एरिया की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, वो किससे मिलके बनी है, मीटर से मिलके बनी है। ठीक है, मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, वो 7 में से एक है, यानी कि लेंथ की है। यहाँ पर 2 बार आ गया है, यानी कि ये डिपेंड कर रही किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। जबकि मीटर जो लेंथ की है, जो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी खाली यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर की पावर 2 हो गई। ठीक है, खाली मीटर ही नहीं रहा। ठीक है, ये डिपेंडेंट हो गई, तो ये डिराइव्ड, यानी कि डिराइव की गई है, यानी कि निकाला है हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है ये। ठीक है, मिलके बनी है, 2 मीटर को मल्टीप्लाई किया है तो मिलके आएगी ये। अब दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को निकालते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई को, लेंथ को मीटर में नापते हैं, ब्रेड्थ को मीटर में, हाइट को भी मीटर में। तो ये क्या हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही देखो, ये डायरेक्ट क्वांटिटी है, ये कहाँ से निकली है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, मगर फंडामेंटल क्वांटिटी कहीं से नहीं निकली है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये बच्चे हैं, देखो उन्हीं से बन रही है सारी, ये उन्हीं 7 से ये बनती चली आ रही है। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी बटे समय से। तो इसको दूरी को दिखाएंगे, लेंथ को दिखाएंगे, दूरी क्या है, लेंथ ही तो है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, तो मीटर रख दिया, और समय को यानी कि टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी देखो, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एक मीटर है, दूसरी क्या है, सेकंड है। तो ये किससे, दोनों फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, मिल करके क्या बना रही हैं, मिल करके क्या दे रही हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी को, जो कि स्पीड या वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकली है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। ठीक है, अभी हम यूनिट्स पर ही बात कर रहे हैं, अभी हम डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट्स की बात चल रही है। डायमेंशन की जब बात आएगी तब फिर डायमेंशन पढ़ाएंगे। मोमेंटम मान लो, मोमेंटम क्या होगा, पीछे दिखाते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास को नापते हैं हम किससे, मेजर करते हैं केजी में, वेलोसिटी की हमें यूनिट पता है, ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड रख दी। ठीक है,
तो केजी मीटर पर सेकंड आ गई, किसकी यूनिट आ गई है, मोमेंटम की। ये भी किससे मिलके बनी है, उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। भाई केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकंड, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो 7 अभी जो मैंने लिखवाई थी, बताई थी। अब आ गया वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या हो गई, फोर्स को नापते हैं हम ऐसा यूनिट में, किससे, न्यूटन से दिखाते हैं, तो न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट हम नापते हैं किसमें, मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर, या फिर न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये आ जाओ अगली, पावर। पावर को W अपॉन टी से दिखाते हैं, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है, काम के करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो W अपॉन टी, डब्ल्यू क्या है, अभी मैंने निकाला है, जूल में दिखाते हैं तो जूल रख दिया, नीचे क्या है, टाइम है, टाइम को सेकंड में दिखाते हैं, या फिर जूल वर्क को हम न्यूटन इंटू मीटर में भी दिखा सकते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड हो गया। तो ये देख रहे हो सारी की सारी क्या बन रही है, ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी है, उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से ही मिल करके बनी है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की जितनी भी यूनिट्स हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स हम सारी की सारी निकाल सकते हैं अगर हमें फार्मूला पता हो। उस डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमें फार्मूला पता हो तो हम आराम से उस डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को हम निकाल लेंगे। जैसे पावर का फार्मूला हमें पता है, रख दो इसमें, ठीक है, उसकी यूनिट आ जाएगी। वर्क का फार्मूला पता है, निकाल लो वर्क की यूनिट। मोमेंटम का फार्मूला पता है तो निकाल लो मोमेंटम की यूनिट। एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी, सभी की आ जाएगी। ठीक है। और फार्मूले कैसे याद होंगे, फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, वैसे वैसे उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले होंगे, जब आप पढ़ोगे वो फार्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और जब आप अपने अपने हाथ से जब लिखोगे तो खुद ब खुद चीज़ें याद होती चली जाएंगी और फार्मूले याद हो जाएंगे। तो ये सबकी यूनिट्स आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या कि यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, यूनिट्स में क्या असमानताएं थी दुनिया में, तो फिर उनके लिए समाधान के लिए उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया, एक ही सिस्टम बनाया गया। यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, छोटी या बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, पहले ज़माने में लोग कैसे काम करते थे बिना यूनिट्स के, जब उनका कोई नॉलेज नहीं थी उन्हें। ठीक है, फिर हमने SI सिस्टम पढ़ा, पहले और सारे सिस्टम चलते थे, फिर एक कॉमन सिस्टम बनाया गया SI सिस्टम। फिर हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स, फिर देखी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखी, फिर उनको हमने निकाला भी। ये ऐसे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, निकालते चले जाओ, ख़त्म ही नहीं होंगी, मैं लिखवाता रहूँ पूरी किताब, कॉपी भर जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, यूनिट एंड डायमेंशन का जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसमें हम मिलेंगे और इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, ओके।